बीपीएससी असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट क्वेश्चन पेपर 11 जून 2026 को हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट का 11 जून 2026 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। और ये सेशन जो है 72वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 72वीं बीपीएससी और एईडीओ वाले इसको आप ज़रूर देखिए। साथ ही साथ जो टीआरई 4.0 देने वाले हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट सेशन है। और कल यानी कि 11 जून 2026 को बीपीएससी स्टेनोग्राफर यानी कि बीपीएससी आशु लिपिक का एग्ज़ाम लिया गया था। और साथ ही साथ बीपीएससी असिस्टेंट इन्वायरमेंट ऑफिसर का भी एग्ज़ाम 11 जून 2026 को लिया गया है। चलिए, तो ये जीएस वाला सेक्शन है। जीएस में 100 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें मैथ, रीजनिंग है और जीके है। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 प्रकाशित किया है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जो है प्रकाशित किया है। तो फ्रेंड्स, ये प्रकाशित किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, यानी कि विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है इसको प्रकाशित किया है। और यह रिपोर्ट कार्यबल में हो रहे व्यापक बदलावों, तकनीकी प्रगति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जो 2030 तक रोजगार, बाजार और कौशल के भविष्य का गहन विश्लेषण करती है। 2030 ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, पूछा गया है कि मई 2026 में किन दो राष्ट्रों के मध्य संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास अरस 2025, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अरस 2025 आयोजित किया गया था। तो देखिए, अरस 2025 का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है ईरान और अजरबैजान के मध्य में, ईरान और अजरबैजान के मध्य में। और यह सैन्य अभ्यास नागोर्नो कराबाख क्षेत्र, जो आपका अजरबैजान का है, ठीक है ना, नागोर्नो कराबाख क्षेत्र, वहीं पर आयोजित किया गया था। और इसमें ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अजरबैजान के विशेष बलों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरान और अजरबैजान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और एक एजीरेक्स भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, एजीरेक्स, ठीक है ना, एजीरेक्स भी इन्हीं का है। ठीक है, नौसेनाओं के बीच 2025 में जो है आपका एजीरेक्स कैस्पियन सागर में आयोजित किया गया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन सीमा संयोजन तंत्र। देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, करंट का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन ई तो आपको अब पता ही चल गया कि क्या रहने वाला है, प्रयास नहीं किया गया। ठीक है ना, जैसे पहले रहता था उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हमें आदत पड़ गया था ऑप्शन ई क्या होता है ये पहले से ही हमें पता हो जाता था। तो अब आप भी इसका आदत डाल लीजिए, प्रयास नहीं किया गया। और जिन्होंने भी जो है कल बीपीएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम लिया गया था 11/6 को ही, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है जाकर के देख लीजिए। देखिए, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो यूरोपीय ग्रीन डील के कारण जनवरी 2026 में समाचार में था, किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, यह डील जो है ना, यह यूरोपीय संघ के द्वारा जारी और लागू किया गया है, यूरोपीय संघ के द्वारा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर, देखिए कि मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त विद्यालय के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 3 वर्षीय कार्य योजना जारी किया है, बताइए। तो देखिए, ये क्या है, शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गृह मंत्रालय के सहयोग से, किस मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के सहयोग से नशा मुक्ति विद्यालय पहल के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना 2026 से 2029, ये समय भी याद रखिएगा, 2026 से 2029 जारी किया हुआ, 2026 से 2029। ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने, तो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। और किसके सहयोग से, तो गृह मंत्रालय के सहयोग से, सहयोग भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है। अब यहाँ पर देखिए, सीसी मक्खी, निद्रा रोग, ठीक है, प्लेग जो होता है ना, ये क्यूलेक्स काटने से नहीं होता है। ठीक है ना, ये गलत दिया गया, यही सही मेल नहीं खाता। बाकी देखिए, एडिस, डेंगू, एनाफिलीज, मलेरिया। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा प्राणी भारत में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। वर्मी कंपोस्ट, तो भारत में देखिए वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ से जो खाद बनता है उसमें केचुआ का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है ना। और विशेष रूप से जो है आपके रेड विगलर जो है, रेड विगलर बोला जाता है, इनको टाइगर वर्म के भी नाम से जाना जाता है। इनका नाम है आइसेनिया फेटिडा। यहाँ पर देखिएगा आइसेनिया फेटिडा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा दोनों करता है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा दोनों करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा घास परिवार यानी कि घास फैमिली का सदस्य नहीं है। तो देखिए गन्ना, गेहूँ, बांस ये घास फैमिली के सदस्य हैं, जबकि धनिया जो है ना ये घास फैमिली का मेंबर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका संश्लेषण जो होता है ना ये आपका बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, जहाँ लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि चमगादड़ इकोलोकेशन के लिए निम्न में से क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आपको भी पता है चमगादड़ जो है ना ये अल्ट्रासाउंड तरंग जो है इसी का प्रयोग इकोलोकेशन के लिए करते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन ही तो अब आपको पता ही है, ठीक है ना, कौन सा कथन यहाँ पर पूछा गया है कि आपसे सही नहीं है। अब देखिएगा मूंगफली के बीज अल्फा टॉक्सिन के कारण स्वाद में कड़वे लगते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। सभी ककड़ियों में कुकर बेटासिन पाया जाता है, नहीं, अगर सभी ककड़ियों में कुकर बेटासिन पाया जाता है तो सारा ककड़ी ही कड़वा होने लगता है। तो सभी में नहीं, देखिए कोई कोई ककड़ी खीरा आप खाते हैं ना तो कड़वा लगता है, ये इसी कुकर बेटासिन के कारण होता है। तो सभी में कुकर बेटासिन नहीं पाया जाता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आलू के कंद का हरा रंग जो होता है, हरा भाग आपने देखा होगा आलू हरा हो जाता है, ये सोलेनाइन के कारण होता है, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। और देखिएगा आर्जिमोन मोक्सिकाना के बीजों के तेल से ड्रॉपसी रोग हो सकता है, ठीक है ना, तो ये भी आपका सही दिया गया है। तो इसमें से पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा ना, ऑप्शन बी उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप भी ध्यान रखिएगा आपसे। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन कवक के बारे में सत्य नहीं है। कवक के बारे में, अब यहाँ पर देखिएगा कवक जो है ना मुख्यतः अपघटनकारी होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें, रोटी एवं अन्य खाद्यों पर लगने वाली मोल्ड कवक नहीं है, बिल्कुल ये कवक ही होते हैं, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और मशरूम कुछ कवकों की फल देने वाली यानी कि फ्रूटिंग संरचनाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। उसके बाद देखिए कौन सा एक स्वदेशी पादप है, तो इसमें से आप देखेंगे यहाँ पर रोहिड़ा जो है ना, रोहिड़ा ये एक स्वदेशी पादप है। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों का स्वागत नहीं होता क्योंकि, बताइए। तो देखिए इसका कारण जो होगा ना आनुवांशिक रूप से जो आपके पूरा ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, चलिए, क्योंकि उनके प्रभाव अभी ठीक तरह से नहीं समझे गए हैं, ठीक है ना, और उनका संवर्धन स्थानीय प्रजातियों की जीन पूल को प्रदूषित कर सकता है और इनके कारण कई प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकीय दुर्घटनाएं भी हो सकती है। तो यहाँ पर तीनों जो होगा ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी उपरोक्त सभी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तन का सबसे सटीक वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। पहले योजना आयोग था, फिर आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया ना। और देखिए इसका सबसे सटीक वर्णन जो है ना ये कर रहा है कि केंद्रीकृत आवंटन से सहकारी और रणनीतिक नीति समर्थन की ओर बदलाव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि रोजगार वृद्धि से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें रोजगारहीन वृद्धि, इसका मतलब है उत्पादन बढ़ता है जबकि रोजगार वृद्धि कमजोर रहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि जीएसटी का एक प्रमुख लाभ यह था कि इसका उद्देश्य, तो जीएसटी जो है आपको याद होगा 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था, भारत में लागू किया गया था, और यह एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बनाना है और क्रमिक करों को कम करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा वहीं पूछ लिया है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को, ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद देखिए बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार का कुल व्यय अनुमानित था, बताइए।
तो ये 50.65 लाख करोड़। ठीक है। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान निम्न में से निम्न सीमा में लगाया गया। तो ये लगाया गया 6.8 से 7.2%। ठीक है। उसके बाद देखिए ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण यहाँ पर CFC है। मुख्य कारण जो अगर है ना वो CFC है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण CFC है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है अम्लीय वर्षा का निर्माण करती है? तो अम्लीय वर्षा, तो एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है भोजन, मतलब कहने का मतलब है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस, है ना। उसके बाद देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का मुख्य कार्य क्या है? तो अपघटक क्या करता है? मृत जीवों को विघटित करता है। ठीक है ना, मृत जीवों का विघटन करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है? सहजीवी संबंध का इसमें से पूछा गया है कि कौन सा एक उदाहरण है। चलिए बताइए सहजीवी संबंध का इसमें से उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे इसमें से अगर हम बात करते हैं सहजीवी संबंध के उदाहरण का, तो ये आपका एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहोपकारिता। ठीक है ना, सहोपकारिता यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है? तो देखिए अगर हम जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स भारत में 4 जो हैं जैव विविधता के हॉट स्पॉट एरिया हैं। पहला तो हिमालय हो गया, दूसरा वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पर देखिए वेस्टर्न घाट दिया गया है, तीसरा इंडो बर्मा रीजन और चौथा सुंडालैंड। तो ये 4 याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा शब्द उन प्रजातियों के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स उनको क्या बोला जाता है? उनको क्या बोला जाता है फटाफट बता दीजिए। उनको बोला जाता है आपका एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि स्थानिक प्रजाति। अंग्रेजी में इसको एंडेमिक बोला जाता है, एंडेमिक स्पीसीज। अगला देखिए पूछा गया है किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र अधिक वर्षा और घने वनस्पतियों से युक्त है? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का सबसे सामान्य स्रोत क्या है? शहरी क्षेत्र में तो सबसे सामान्य क्षेत्र की बात करते हैं तो वैसे आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन भी है, वाहन से उत्सर्जन जो गैसें हैं वो भी है ना, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाहन उत्सर्जन से, और जो मोटर व्हीकल वगैरह हैं इनसे होता है। उसके बाद औद्योगिक उत्सर्जन भी है। ठीक है, तो एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। औद्योगिक से भी होता है और वाहन उत्सर्जन से भी होता है। देखिएगा कि उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? तो सबसे पहले तो आपका सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि मृदा और जल प्रदूषण, तो ये दोनों हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर 31 है ना, ये सब अंग्रेजी कंप्यूटर के क्वेश्चन है। ये क्या है? ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा 31। ठीक है। उसके बाद देखिए अब जीके जीएस वाला जो पोर्शन दिया गया है ना, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैं सीधे वहीं पर आपको ले चल रहा हूँ। ठीक है। और देखिएगा यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, यहाँ से अब देखिए ये सब रीजनिंग वगैरह चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए बिहार से रिलेटेड है, बिहार स्पेशल से, जो 72वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र माइक्रो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ये पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो बिहार में टोटल कितने जो हैं माइक्रो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन हैं? तो आपको 4 याद रखना है। कौन कौन सा याद रखना है? 4 आपको ये सब याद रखने हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन, 4 याद रखिएगा। और इन अगर हम चारों में बात करते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इनका नाम जान लीजिए। सबसे पहले तो आपका उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, इसको जोन 1 में रखा गया है। यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, ये जोन 1 में है। उसके बाद दूसरा जो है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए दक्षिण नहीं उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान एक हो गया है ना। उसके बाद दूसरा में आपका आ जाएगा इसमें से आपका उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान ये दूसरा जोन है। और तीसरा जोन को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3A और यहाँ पर देखिए 3B, दिख रहा है ना। तो ये 4 आपके जोन हैं, कौन कौन से, तो उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो दूसरा हो गया आपका उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान हो गया। उसके बाद देखिएगा आपका एक हो गया 3A दक्षिण पूर्वी और एक दक्षिण पश्चिम 3B, ठीक है। और इनमें से अगर हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा पूछा गया था एक बार 67वीं BPSC में, किस में जो है ना, किस क्लाइमेटिक जोन में जो है ना, किस क्लाइमेटिक रीजन में सबसे ज़्यादा जिला है। तो सबसे ज़्यादा जिला जो है इसी जोन 1 में है, यानी कि जोन 1 बोले तो उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान में। और इसमें 13 जिले हैं, कितने हैं, 13 जिले हैं। कौन कौन से, तो सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। उसके बाद जोन 2 की बात करते हैं तो इसमें 8 जिला है। कौन कौन से, तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। उसके बाद जिला है बात करते हैं तो 11 जिला जोन B में है। यहाँ पर देखिए इसमें 11 जिला है। कौन कौन से, तो बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। और जोन 3A जो है यहाँ पर इसमें मात्र 6 जिले हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 1 में है 13। सबसे कम किस में है, दक्षिण पूर्वी जलोढ़ मैदान पर, कितना, तो 6। इन 6 में आपका भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा ये सब आता है। तो अब आप इसी के अनुसार इसको अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एरिया वाइज अरेंज करें। जहाँ ज़्यादा जिला है सबसे बड़ा वहीं होगा, यानी कि सबसे बड़ा आपका पहला हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, जोन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जोन 1 मैंने तीसरा बताया था ना, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया भी गया है। चलिए इसको मिला लीजिएगा आप लोग एक बार। उसके बाद देखिए, और हाँ एक और पॉइंट याद रखिएगा, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि बिहार किस जलवायु जोन में आता है, तो आप जोन 4 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है ना ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, क्लियर ना, याद रखिएगा कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में, ध्यान रखिएगा प्रतिशत में, वनों की उपलब्धता के अनुसार घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं घटते क्रम बताने तो सबसे ज़्यादा आपको पता है मिजोरम में है, मिजोरम में है, ठीक है ना। मिजोरम के बाद तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। उसके बाद देखिए मिजोरम के बाद बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका मेघालय है, और मेघालय के बाद मणिपुर है, और सॉरी मणिपुर हो जाएगा 1 नंबर, यहाँ पर मैंने क्रम लगा दिया है। और मणिपुर के बाद नागालैंड हो जाएगा, तो नागालैंड भी आप याद रखिएगा 4 3 2 1 यहाँ पर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये आपका मिनरल से संबंधित है बिहार का, कह रहा है कि बिहार के कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। कैमूर, मुंगेर, रोहतास, ठीक है ना, इसमें जो है सिग्निफिकेंट लाइमस्टोन डिपॉजिट्स होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। लखीसराय, मुंगेर, नालंदा जिलों में जो है क्वार्टजाइट बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, ये भी ठीक है। और बिहार के रोहतास जिले में पैराइट का भंडार प्रचुर मात्रा में, ये तो बिल्कुल ठीक है, मतलब तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है, एक तरफ वन्य जीव दिया गया और दूसरी तरफ मतलब राष्ट्रीय मतलब वन्य जीव मतलब सफ़ेद बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा सफ़ेद बाघ जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सफ़ेद बाघ जो है ना ये बताइए फटाफट कहाँ, बांधवगढ़ में। तो यहाँ पर देखिए बांधवगढ़ दिया गया है, यानी कि 4 हो जाएगा। बांधव आप बस ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, बांधव राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि दुनिया का पहला सफ़ेद बाघ मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी नेशनल पार्क जंगल में खोजा गया था, जिसे मोहन नाम दिया गया था। अच्छा कस्तूरी मृग जो है ये आपको पता है कहाँ पर, दाचीगम में है ना। एक सिंग वाला गैंडा तो काजीरंगा में,
और देखिए जंगली गधा जो है ये आपका गुजरात वाला जो आपका कच्छ का मैदान है, लिटिल रन ऑफ कच्छ, तो यहाँ पर, तो अब इसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अब ये देखिए वर्णन है और जनजाति है। कहने का मतलब है कि 5 प्राकृतिक तत्वों की पूजा करता है कौन सा जनजाति, इसको भी आप मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये बोडो जनजाति है ना। तो यहाँ पर देखिए एक ही में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया गया है, तो आप सिर्फ इतना एक पकड़ लेते हैं ना तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 4 1 3, याद रखिएगा 2 4 1 3, छोटा कर दे रहा हूँ, चलिए 2 4 1 3। तो यहाँ पर देखिए 2 4, फिर इसका हो जाएगा यहाँ पर 4 और फिर 1 और फिर यहाँ पर देखिए 3, ठीक है। ये जो जनजाति है ना अपनी चित्रकला में वृत्त, त्रिभुज और वर्ग जैसी कृतियों का उपयोग करती है, तो ये वारली है जो कि महाराष्ट्र में है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए गुज्जर के भौतिक संबंध है, जनजाति का गुज्जरों से भौतिक संबंध है और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, तो ये गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में है ना। तो ये आप मिला लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने लिखा कि 1857 का विद्रोह वास्तव में एक राष्ट्रीय विद्रोह है, बताइए ये किसने लिखा था। तो फ्रेंड्स ये जो लिखा था ना, ये लिखा था आपका द न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून ने, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। काफ़ी मतलब ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो याद रखिएगा ये। और आपको पता है कि 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह जो है ये नाम दिया था ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिज़रायली ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस बंदोबस्त के अंतर्गत कर का मूल्यांकन ग्राम लेखा, जिसे पुटकुट बंदोबस्त भी कहा जाता है, किस आधार पर किया जाता था। तो पुटकुट जो है ना, ये पुटकुट आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुटकुट की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से, रैयतवाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना, रैयतवाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रैयतवाड़ी। चलिए उसके बाद ध्यान रखिएगा रैयतवाड़ी। उसके बाद देखिएगा कि मेगास्थनीज के द्वारा संदर्भित जो एस्ट्रोनोमोई था, ठीक है ना, यहाँ पर एस्ट्रोनोमोई अंग्रेजी में आप देखेंगे ना तो इसको इस तरह से लिखा गया है एस्ट्रोनोमोई, MOI, एस्ट्रोनोमोई। तो एस्ट्रोनोमोई दरअसल जो था ना, ये एक तरह का टाउन ऑफिशियल का अफसर होता था, तो नगर अधिकारी था ये, ठीक है ना, नगर अधिकारी था ये, क्या था, नगर अधिकारी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के किस नगर को टेवर्नियर ने मध्य 17वीं शताब्दी में उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बताया था। तो देखिए टेवर्नियर जो था ना, ये बताया था पटना को, ठीक है ना, किसको बताया था, तो ये पटना को बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में पूछा गया है। इसने कंपनी के चार्टर को 15 वर्ष के लिए नवीनीकृत कर दिया, नहीं, इसने कंपनी के चार्टर को 15 वर्ष से नहीं 20 वर्ष, ठीक है ना, 20 वर्ष किया, तो ये तो गलत हो जाएगा, 15 वर्ष नहीं 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया, ठीक है ना, 20 वर्ष के लिए जो है इसने रिन्यूड किया। उसके बाद भारत से व्यापार का अधिकार कंपनी से वंचित हो गई, ठीक है। उसके बाद इसमें पश्चिमीकरण का सहयोग मिला भारत के, और ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश को अनुमति मिल गई थी। तो यानी कि पहला आप हटा दीजिए तो 2 3 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि टीटू मीर, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा गया है टीटू मीर, MIR, अगुवाई में भारत के किस स्थान पर तरीकाए मुहम्मदिया नामक एक धार्मिक आंदोलन विकसित हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो था तारीखे महमूदिया, ये आपका वहाबी मूवमेंट था, या फिर एक तरह से कहिए तारीखे मोहम्मदिया या तारीखे मोहम्मदी या वहाबी मूवमेंट। तो ये आपको याद है कि बंगाल में हुआ था, और स्पेशली जो है आपका जो बारासात रीजन है, नॉर्थ 24 परगना, ठीक है ना, वहीं पे, तो यहाँ पर बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, और इसमें यूटी के भी रहते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए सही नहीं है इसमें से
तो लोकसभा का 5 वर्ष का होता है सदस्य का। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, ठीक है। और देखिए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 नहीं होगा, अब 550 हो गया, एंग्लो इंडियन को हटाया गया है। और राष्ट्रपति लोकसभा का स्पीकर थोड़ी होता है, तो अगर प्रॉपरली देखा जाए तो ऑप्शन डी गलत होगा, ठीक है। वैसे ये भी मतलब स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं भारत के। चलिए और आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, और उनका क्रम भी आप लोग लिख करके बताइए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है, आर्टिकल दिया गया है और उनसे संबंधित प्रावधान है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना, आपको याद होगा किस में है। देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा 352, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राज्यपाल जो है अनुशंसा करते हैं राष्ट्रपति शासन का। और वित्तीय आपातकाल 360, और ये आपका हो जाएगा 365, मिला लीजिए इसको। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ था। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वर्ष 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी गई है, कितने पद्म पुरस्कारों का। अच्छा कल वाला जो आपका पेपर हुआ था ना, कल वाला या अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था कि 2026 जो पद्म पुरस्कार था कितने महिलाओं को दिया गया था, तो ये 19 महिलाएं थी, उसमें 19 महिलाओं को दिया गया था, ठीक है। तो उनमें आपका 19 महिलाएं थी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो है ना कितने मतलब पद्म पुरस्कार दिया गया था, तो 131 दिया गया था। कितना दिया गया था, 131 दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, 131 दिया गया था टोटल। चलिए और इनमें से जो है आपको पता है कि 5 को पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया था। इनको जोड़ लीजिएगा तो आपका टोटल हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 131, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मार्च 2026 में प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था। ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट जो था ना, इसमें पूछा गया है कि टॉप पर कौन सा था, तो ये फिनलैंड है, ठीक है ना। और इसमें भारत का स्थान जो है 116 है, तो यहाँ पर देखिए फिनलैंड हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा इसको। तो फ्रेंड्स ये पूरा मैंने आपको जीके जीएस वाला जो पोर्शन है वो आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए।